नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आई हूँ, ऑलरेडी मैंने उस टॉपिक को पढ़ा दिया है। ऑगस्ट कॉम्ट का जो आपको जो टॉपिक है, ऑगस्ट कॉम्ट थिंकर मैंने कवर करा दिया है। उसके लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंसेस एंड पॉजिटिविज्म। आज ऑगस्ट कॉम्ट पे ही मैं अगेन लेके आई हूँ वीडियो। इन टॉपिक को मैं इस तरह से कवर कर रही हूँ जिससे कि यूपीएससी के एग्जाम में या कोई और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मतलब जब भी हम ये थिंकर पढ़ते हैं ना, उनकी नो डाउट उनके हमें थ्योरी को तो जानना ज़रूरी है, बट उनके थ्योरी का प्रेजेंट रेलिवेंस क्या है उसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि ना आप लोग को जैसे थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर घुमा के आ जाता है तो हम नहीं समझ पाते ना कि कैसे लिखना होगा। अगर प्योर प्योर थ्योरी आ गई तो समझ लेंगे, बट ऐसे अगर थोड़ी सी थ्योरीज को घुमा के आ जाता है तो नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर क्या है, शायद मैंने 2 क्वेश्चंस रेडी किया है, उसको मैं डील कराऊंगी आपको। अगर आप ये वीडियो सच में देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा, थ्योरी को इस तरह से लिखना है, इस तरह से समझना है। तो चलिए ज़्यादा अभी नहीं बात करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक जो है आज मैंने पहले ही बताया, ऑगस्ट कॉम्ट पे हमारा पढ़ना है। जो टॉपिक है वो है एनालाइजिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉम्टेज लॉ ऑफ स्टेजेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए, कॉम्ट ने अपने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड सोशल डेवलपमेंट की बात की है। अब आपको जोड़ के बताना है। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस क्या बताता है? वो बताता है कि जो सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है या ह्यूमन नॉलेज का जो इवोल्यूशन हुआ है वो 3 स्टेजेस में हुआ है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। अब इनको साइंटिफिक प्रोग्रेस और सोशल डेवलपमेंट से जोड़ करके अगर क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक विकास के बीच संबंधों को समझने के लिए कॉम्टे के चरणों के नियम के निहितार्थ का विश्लेषण करें। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ना थोड़ा सा घुमा के, तो हम फिर फंस जाएंगे कि कैसे लिखना है। तो आज मैं इसी को बता रही हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को का एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं और विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं। मतलब यूपीएससी में हेडिंग्स कम डाले तो बेहतर है, और आपके अगर रेगुलर एग्जाम्स है तो उसमें आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। August Comte law of stages is foundational concept in sociological theory, outlining a sequential progress of human intellectual development and societal evolution। मैंने पहले ही बताया कि ये जो उन्होंने सोसाइटी का इवोल्यूशन बताया। ऑगस्ट कॉम्ट क्लासिकल थिंकर है ना, मतलब है, हम इनको बोलते हैं कि ही इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की, उसमें बेसिकली इन्होंने बताया था कि ह्यूमन का जो नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, और इन्होंने 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस बताए, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। इसको हिंदी में कहते हैं धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर या प्रत्यक्षवादी स्तर। ठीक है, each reflecting a different mode of understanding and organizing human experiences. This analysis explored the implications of Comte's law of stages for the relationship between the scientific progress and social development, reflecting on his broader vision of social progress and the role of science in societal advancement. इन्होंने अपने इस law of three stages में basically इन 3 स्तरों के माध्यम से बताया कि किस तरह से समाज के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक प्रगति होती चली गई है ना। और उसमें इन्होंने इसी तरह की चीजों की जांच पड़ताल की है, इसी का एनालिसिस किया है कि कैसे कैसे सामाजिक प्रगति होती गई, समाज में समाज की उन्नति होती गई और उसमें विज्ञान की क्या भूमिका थी उस पे बताया। अब सेकेंड हेडिंग्स अगर देखें कि कॉम्टेज लॉ ऑफ स्टेजेस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, अगर हम कॉम्टे के लॉ ऑफ स्टेजेस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस देखें तो ये देखेंगे कि अब इन्होंने जो बताया ये, ठीक है, इन्होंने बताया कि ये 3 स्टेजेस में डिवाइड किए। थियोलॉजिकल स्टेज, इन दिस स्टेज सोसाइटीज एक्सप्लेन फिनोमेना
through religious and supernatural beliefs. It represents a pre-scientific approach where religious authorities and divine explanations dominate. हमने ऑलरेडी पूरा लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस पे डिटेल बनाया है. मैं इस क्वेश्चंस को इस तरह से पेश कर रही हूँ, तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बताना होगा कि थियोलॉजिकल स्टेज में बेसिकली ऑगस्ट कॉम्ट क्या कहते हैं कि ये ऐसा समाज का स्तर था जिसमें सुपर नेचुरल बिलीफ्स को हम बहुत ज़्यादा मानते थे. यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच तो बिल्कुल नहीं था, और हर फंक्शनिंग के पीछे हम कोई रिलीजियस बिलीव्स और सुपर नेचुरल पावर को ही हम डोमिनेट देखते थे. ठीक है, फिर सोसाइटी का और थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, मेटाफिजिकल स्टेज आया. मेटाफिजिकल स्टेज में हम कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल रीजनिंग की शुरुआत हुई. ठीक है, जिसमें कि थियोलॉजिकल रीजनिंग जो थी हमारी वो भी स्टिल थोड़ी सी रही, बट धीरे 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 हम फिलोसॉफिकल रीजनिंग की ओर बढ़े. बट स्टिल इस मेटाफिजिकल स्टेज में इंपीरिकल मेथड्स की कमी थी. इंपीरिकल मेथड्स मतलब कि फील्ड इन्वेस्टिगेशन, जा करके साइंटिफिकली हम इन्वेस्टिगेट करें चीजों को, वो नहीं था इस स्टेज में. और फिर बाद का स्टेज आता है जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं, पॉजिटिविस्ट स्टेज कहते हैं, या फिर हम इसको साइंटिफिक स्टेज कहते हैं. इस स्टेज में आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स और एम्पिरिकल रिसर्च का बोलबाला हुआ. मतलब समाज जब आगे बढ़ा तो हम धीरे धीरे साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करने लगे, हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च करने लगे. जो भी सोसाइटल फिनोमिना या नेचुरल फिनोमिना हो रहा था, अब हम सुपर नेचुरल फेथ पे न यकीन करके हम अब उसके पीछे रीजनिंग की शुरुआत की है. और कहा जा सकता है कि दिस स्टेज marks the culmination of human intellectual development according to Comte. ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी नोट्स अवेलेबल है. अब आते हैं, जब चूंकि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये है कि लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट से शुरू है, तो अब हम लोग साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि इसमें कॉम्टेस क्या कह रहे हैं कि कॉम्टेस थ्योरी अंडरस्कोर्स द इंटीग्रल रिलेशनशिप बिटवीन द साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड सोशल डेवलपमेंट. In his view, scientific advancement drives societal progress, leading to more rational, organized, and enlightened सोसाइटीज. क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे सोसाइटी मूव ऑन किया और जैसे जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस हुए, हम साइंस की ओर आगे बढ़े, बहुत सारे इनोवेशंस हुए, तो जैसे जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ वैसे वैसे सोसाइटल प्रोग्रेस भी हुआ, समाज भी प्रगति पर आया, और हम अब ज्यादा तार्किक तरह से, रैशनल तरीके से, ज्यादा संगठित ऑर्गेनाइज तरीके से, और अब ऐसा समाज आया जो प्रबुद्ध समाज कहलाया, एनलाइटेंड सोसाइटी की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़े. द प्रोग्रेशन फ्रॉम थियोलॉजिकल टू पॉजिटिव स्टेज रिफ्लेक्ट इन इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन एम्पिरिकल एविडेंसेस एंड साइंटिफिक रीजनिंग which Comte saw as a essential for societal development. और कहा गया कि जैसे जैसे सोसाइटी मूव ऑन की थियोलॉजिकल स्टेज से पॉजिटिव स्टेज की तरफ, बीच में मेटाफिजिकल आया, वैसे वैसे एम्पिरिकल रिसर्च हुए, एम्पिरिकल एविडेंसेस हुए, साइंटिफिक रीजनिंग बढ़ी, और इन सभी से समाज भी विकसित हुआ, सोसाइटल डेवलपमेंट हुआ. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आप इसी में लिखेंगे, साइंटिफिक नॉलेज एज अ ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बताया कॉम्टेस पर्सपेक्टिव इज सपोर्टेड बाय लेटर सोशियोलॉजिस्ट एज. अब आप अपने आंसर को बाकी जो थिंकर्स ने जो बोला है, आप उससे अपने आंसर को पक्का तो करेंगे ना. तो अब आप दूसरे जो थिंकर्स हैं, आप उनका एक बताते हुए कि साइंटिफिक नॉलेज एज अ ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज, कि जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, मतलब थियोलॉजिकल से हम साइंटिफिक स्टेज में आए तो सोशल चेंज तो हुआ ही. तो इस सोशल चेंज में साइंटिफिक नॉलेज किस तरह से रोल प्ले किया,
तो Comte's perspective is supported by later sociologists such as Emile Durkheim, who emphasized the role of scientific methods in understanding social phenomena and advancing societal development. For example, the advances in medical science during the 19th century led to the significant improvement in public health and life expectancy, exemplifying how scientific progress can enhance social change. देखिए, अब जो आप थ्योरी पढ़े ऊपर, अब आप उसका रेलिवेंस बता रहे हैं आज के सोसाइटी में, कि ऑगस्ट कॉम्ट कह रहे थे कि साइंटिफिक जो प्रोग्रेस हुआ है उससे सोसाइटल डेवलपमेंट हुआ। इस बात को एमाइल डरखाइम ने भी अपनी सहमति दी कि हाँ, साइंटिफिक जो प्रोग्रेस हुआ उससे सोसाइटल डेवलपमेंट हुए। और आप एग्जाम्पल से कैसे कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ, जैसे मेडिकल साइंस हमारी जैसे जैसे इनरिच होती गई, सोसाइटल डेवलपमेंट हुए ना। कैसे सोसाइटल डेवलपमेंट हुए कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी, मतलब जो व्यक्ति 60 साल जीता था अब वो 75 साल जीने लगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। पब्लिक हेल्थ, लोग जो हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए तो पॉपुलेशन बहुत हो गया हमारे देश का ना। साइंटिफिक प्रोग्रेस ने डेथ रेट्स को कम कर दिया, ठीक है। तो डेथ रेट कम करने से, इन सब चीज़ों से, साइंटिफिक प्रोग्रेस से हमारा जो सोशल कंडीशंस है वो इम्प्रूव हुआ। ओके, अब आते हैं एक सोशल ऑर्डर एंड साइंटिफिक रैशनलिज्म। ये इस बात को, मतलब इनके इस क्वेश्चंस को अब टॉलकिट पार्सन्स भी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो टॉलकिट पार्सन्स build and Comte's idea by arguing that social order is maintained through a system of norms and values that are increasingly grounded in rational and empirical understanding. टॉलकिट पार्सन्स ने भी कॉम्टेस को सपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि अगर हमारे समाज में सोशल ऑर्डर मेंटेन्स हो रहा है, ठीक है, और सोशल ऑर्डर मेंटेन कैसे होता है, नॉर्म्स और वैल्यूज से। मतलब समाज में कुछ रूढ़ियां होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, इससे हमारे सोसाइटी का सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है। द शिफ्ट टू पॉजिटिव स्टेज रिप्रेजेंट मूव टूवर्ड्स रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक थिंकिंग, facilitating the development of modern institution and policies based on empirical evidence. और टॉलकिट पार्सन्स कहते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी शिफ्ट हुआ पॉजिटिव स्टेज की तरफ, वैसे वैसे समाज में रैशनलिज्म बढ़ा, मतलब तर्कवाद बढ़ा, साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ी, मतलब लोगों का वैज्ञानिक सोच बढ़ा, और इन सारी चीजों की वजह से मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस समाज में डेवलप किए हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने भी तो यही कहा कि इन सारी चीजों से सोसाइटल डेवलपमेंट हुआ है। उसी तरह से अगर आप कॉम्टेस का सोशल ब्रॉडर विजन ऑन सोशल प्रोग्रेस, आप सोशल प्रोग्रेस पे कॉम्टेस का विजन देखेंगे, तो इसमें देखिए कि कॉम्टेस ब्रॉडर विजन ऑफ सोशल प्रोग्रेस इज डीपली रूटेड इन हिज बिलीव्स इन द inevitability of scientific advancement. He envisioned a future where science would resolve social issues and guide societal development. ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा, ऑगस्ट कॉम्ट बहुत बड़ा विजन रखते हैं सोशल प्रोग्रेस को लेकर के, और ये कहते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी में साइंटिफिक एडवांसमेंट होता चला जाएगा, समाज के बहुत सारे जो इश्यूज हैं, जो समाज के बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो हद तक रिजॉल्व होंगे, और जिससे समाज विकास की ओर आगे बढ़ेगा, सोसाइटी डेवलप्ड होती चली जाएगी। रोल ऑफ साइंस इन सोशल रिफॉर्म, इन्होंने ये भी कहा है कि साइंस का क्या रोल है सोशल रिफॉर्म में। इनका कहना है कि कॉम्टेस आइडियल सोसाइटी वुड बी गवर्न्ड बाय साइंटिस्ट एंड intellectuals, reflecting his belief that scientific knowledge should inform public policy and social reforms, ठीक है। अब इनका कहना है कि जो रोल ऑफ साइंस इन सोशल रिफॉर्म में विज्ञान का क्या रोल है। तो इनका कहना है कि जो साइंटिस्ट हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, है ना, जो साइंटिस्ट हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, 1 मिनट, ठीक है, यस, हाँ।
तो इनका कहना है कि जो समाज के साइंटिस्ट हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनका सोसाइटी के गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा रोल है। और इन्होंने क्या बताया, हिज कंसेप्ट ऑफ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म, ये कॉम्टे का कॉन्सेप्ट है। एम टू क्रिएट अ मॉरल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, प्रोमोटिंग सोशल कोहेजन एंड प्रोग्रेस। इनका कहना है, देखिए मानवता का नया धर्म में ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है वो कैसे क्रिएट होगी। जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है वो एक नैतिक जो फ्रेम होता है, नैतिकता, मतलब देखिए कॉम्टेस वगैरह उस दौर के सोशियोलॉजिस्ट है ना, जब समाज बड़ा विकृत हो चुका था, फ्रेंच रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, ऐसे समय के बाद समाज बड़ा विकृत सा हो चुका था। तो उस विकृत समाज में किस तरह से मॉरल फाउंडेशंस हो सके, समाज में नैतिकता का पुनः जन्म हो, इस वजह से ऐसी थ्योरी इन्होंने दी कि जो मॉरल फ्रेमवर्क है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में। और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से सोशल कोहेजन डेवलप होता है, मतलब जो समाज में लोग एक साथ मिल करके रहेंगे और जिससे कि समाज विकसित हो पाएगा। और इनका जो ये थ्योरी है, दिस विजन अलाइंस विद जुगन हैबरमास थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शंस which emphasizes the role of rational discourse and scientific knowledge in achieving social integration and consensus। देखिए अब कैसे आपको अपने आंसर को दूसरे थिंकर से कोरिलेट करना है। तो एक जुगन हैबरमास है, उन्होंने भी, वो आगे के बहुत थिंकर हैं, इन्होंने भी बताया कि जो रैशनल डिस्कोर्स होता है, मतलब जो हम बहुत तर्क के आधार पे डिस्कोर्स करते हैं, मतलब एक विचार विमर्श करते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं, और इन सारी चीजों से समाज में एकीकरण और कंसेंसस बढ़ता है ना। इनका जो हैबरमास की जो थ्योरी है वो कम्युनिकेटिव एक्शन की थ्योरी है, तो उसमें इन्होंने ये बात कही है। तो अगेन ही इज समहाउ सपोर्टेड द थ्योरीज ऑफ कॉम्टे। तो आपको कॉम्टे की थ्योरीज को इस तरह से सपोर्ट करते हुए लेके आगे बढ़ना होगा। एप्लीकेशन इन मॉडर्न कंटेक्स्ट अगर देखा जाए, Comte's vision aligns with contemporary views that emphasizes the role of science and technology in addressing global challenges। और कॉम्टेस का आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल है, उन्होंने कहा ना कि साइंटिफिक प्रोग्रेस है, ठीक है, वो सोसाइटल डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं हमारे सामने, वो चाहे क्लाइमेटिक चेंज हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, टेररिज्म हो, बहुत सारे फंडामेंटलिज्म हो, बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं। तो उस ग्लोबल चैलेंजेस में ये कहीं ना कहीं से रोल प्ले कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, एडवांसमेंट इन एनवायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट रिसर्च आर crucial in formulating policies to combat climate change, demonstrating the ongoing relevance of Comte's emphasis on social progress। अब आप इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कॉम्टेस का थ्योरी जो है वो रेलिवेंस है आज सोसाइटी में। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कॉम्टेस की थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है सोसाइटी में। तो आज हमने इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आपको इस क्वेश्चन को, जो कॉम्टेस का सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस का कंसेप्ट है, या ऊपर जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किस तरह से इन सबको बना के ले चल रहा है, मतलब सोसाइटल डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस को किस तरह से बता रहा है, आप इस तरह से आंसर को समझ सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही, अगले क्वेश्चंस पे हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।